क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में प्रकाशिकी तंतु या कभी कभी इसको हिंदी में लिखता है प्रकाशित तंतु भी लिख देता है। हम यहाँ पे लिखे प्रकाशिकीय तंतु। चलो देखते हैं इसका सबसे पहले डिफिनीशन कि प्रकाशिकीय तंतु किसे कहते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस का मतलब होता है युक्ति या यंत्र। फिर से देखें ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। तो उसी भेजने की घटना को ही ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ध्यान देंगे आपको हम बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर का डिफिनेशन क्या होता है। तो बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है यानी यंत्र है जिसकी सहायता से हम लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। तो उसी भेजने की घटना को ही ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। याद करो एक नोट में भी बताए थे कि यह देखो यहाँ पे लिखा है कि यह TIR की घटना पर आधारित होती है। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह TIR की घटना पर आधारित होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। हम आपको बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर का कितने भाग होते हैं, तो 3। कौन कौन? कोर, क्लैडिंग, प्लास्टिका, जॉकेट। देखो यहाँ पे लिख देते हैं तीनों का नाम। तो ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं देखेंगे। पहला होता है कोर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोर, CORE, कोर, और इंग्लिश में बोलते हैं कोड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रोड। यहाँ पे देखो इसको कोड। दूसरा होता है क्लेडिंग, जो क्या होता है? क्लेडिंग। और तीसरा होता है प्लास्टिक का जॉकेट। प्लास्टिक का जॉकेट याद रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो बताएंगे 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोर, क्लेडिंग, प्लास्टिक का जॉकेट। अब यहाँ पे अगर वायदे क्वेश्चन कर देता है कि कोड, क्लेडिंग और प्लास्टिक को जॉकेट को परिभाषित करे, तो याद करो क्लास में हम आपको बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कोड कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कोड कहते हैं। यह विशुद्ध कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। यह विशुद्ध कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, 1.7 होता है। और इसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होता है। और यही भाग लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्लेडिंग, कि क्लेडिंग किसे कहते हैं। तो याद करो क्लेडिंग का डेफिनेशन क्या बताए थे कि कोड के चारों तरफ से घिरे हुए एक अन्य पारदर्शी माध्यम होता है जिसे क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग का अपवर्तनांक याद करो बताया था। क्लेडिंग का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। और यही भाग लाइट सिग्नल को क्या करता है? सीमित रखता है, यानी उसी के अंदर रखता है। उसके बाद आपको बताया था कि प्लास्टिक का जॉकेट किसे कहते हैं। तो याद करो यही बताते कि क्लेडिंग को रगड़ से बचाने के लिए, जाने वो क्लेडिंग को रगड़ से बचाने के लिए प्लास्टिक का जॉकेट का प्रयोग किया जाता है। क्या ना देखो इसका फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से आप तीनों को डिफिनेशन बता देते हैं। तो नीचे के चित्र में एक सरफेस यानी कांच या क्वार्ट्ज का एक सरफेस दिखलाया गया है। तो ये आपको बताया था कि इसमें 3 भाग होता है, कोड, क्लेडिंग और प्लास्टिक का जॉकेट। और ऐसे आपको दिखाए थे लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। ध्यान देंगे ये बताए थे पहला इसमें भाग होता है कोड, दूसरा होता है क्लेडिंग और तीसरा होता है प्लास्टिक का जॉकेट। ये देखो अंदर वाले को याद करो बताए थे वो कोर है। और कोर का हम बताए थे कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हम यहीं पे लिख देते हो इसका अपवर्तनांक होता है 1.7। और इसकी एक मोटाई है, मोटाई कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। इधर साइड में लिख देते हैं 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्टिकल फाइबर का डिफिनेशन भी ये देते कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लाइट सिग्नल को एक स्थान से, देखो लाइट सिग्नल को एक स्थान, यहाँ पे लाइट सिग्नल इन हो रहा है, लाइट
सिग्नल इन होगा। अथवा ये प्रकाश की किरणें जब इस कोर में प्रवेश करेगा तो यहाँ से एक वो प्रकाश की किरण आएगी और सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट होगा नीचे, और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये प्रकाश की किरणें वो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। देखो उधर लाइट सिग्नल इन हुआ, इधर क्या हुआ, लाइट सिग्नल आउट, यानी वो बाहर निकलेगा। डिफिनेशन वो इसलिए लिखा था कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकती है। अब वो ये अंदर वाले भाग को बोलते हैं कोर। ये क्या हुआ, कोर, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.7 और इसकी मोटाई कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्टिकल फाइबर की केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। यह विशुद्ध कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। एक किसका बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का। और उसके बाद आपको बताया था वो कि क्लेडिंग, कोड के चारों तरफ से, कोड के चारों तरफ से एक अन्य पारदर्शी माध्यम होता है, यानी एक ऐसा होता है पारदर्शी। आप बताते हो कि यहाँ पे हम पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश आर पार आसानी से कर जाए। देखो ये क्लेडिंग है, वो एक टोटल क्लेडिंग, और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है 1.5। देखो ये होता है क्लेडिंग, इसको क्या बोलेंगे, क्लेडिंग। क्लेडिंग का काम क्या है कि लाइट सिग्नल को इसके अंदर सीमित रखे। अब कह रहा है कि क्लेडिंग को रगड़ से बचाने के लिए, देखो क्लेडिंग को रगड़ से बचाने के लिए यहाँ पे लगा देती है प्लास्टिक का जॉकेट। देखो ये ऊपर यानी प्लास्टिक का कवर जो लगाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेडिंग। क्लेडिंग अंदर, और ये आपको जो अंदर इसके अंदर वाला भाग है क्लेडिंग, और ये जो रगड़ से बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक का जॉकेट। और एक बार फिर तीनों को दिखा देते हैं। देखो ये वाला भाग है कोर, बीच वाला है क्लेडिंग, और ऊपर क्या लगा प्लास्टिक का जॉकेट। फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग दो जगह करते हैं, ध्यान देंगे। लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, और दूसरा बाबू इंडोस्कोपी में, यानी हॉस्पिटलों में। ध्यान दो, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग बताएं कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या है। तो देखो वो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं देखेंगे। वो पहला उपयोग इसका बता रहे, लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल को एक स्थान से, एक स्थान से, एक स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक भेजने में, भेजने में, और एक इसका यूज करते हैं इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी इसी को बोलते हैं हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल में, यानी वो इसको बोलते हैं हॉस्पिटलों में, यानी अस्पतालों में इसका यूज किया जाता है। तो इंडोस्कोपी या उसी को बोलेंगे हॉस्पिटलों में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। देखेंगे वो प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हो। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, ध्यान देंगे आप लोग, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म भी बताए थे कि तीन आयताकार, या तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजकार सतह के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे फिर से देखो डिफिनेशन, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसी घटना को ही, तो उसी घटना को ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नहीं स्पष्ट करें कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसी घटना को ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तथा हमें पर्दे पर, तथा यहाँ पे तथा पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक पट्टी की प्राप्ति होती है।
और इसको हम लोग पर्दे पर उतारेंगे ना तो 7 रंगों का निर्माण तथा हमें 7 रंगों की एक पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो ये तो स्पष्ट कर दिया कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं तथा पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब और इसका जानते हैं इसका कारण क्या है कि 7 रंगों में बट्टी क्यों है। देखो यहाँ पे देखेंगे वो इसका कारण, देखो कारण स्पष्ट दिखा लिख दिए वो कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाता है। अब जानते हैं सूर्य के प्रकाश में कुल रंगों की संख्या 7 होती है और 7 रंगों का चाल क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो वही चीज है कि सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाता है जिससे सभी रंगों में अलग अलग विचलन उत्पन्न हो जाता है, अलग अलग विचलन उत्पन्न हो जाता है और सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। अब तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं तो वही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का बढ़ विक्षेपण कहलाता है। हम जानते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या 7। जब 7 रंग वो सूर्य के प्रकाश में होती है, जब वो प्रिज्म में प्रवेश करती है तो 7 रंगों की चाल क्या होती है, अलग अलग। जब 7 रंगों की चाल अलग होती तो 7 रंगों में विचलन भी क्या होता है, अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण 7 रंग अलग अलग हो जाती है। यही कारण है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। आइए इसको फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि फिगर इसका कैसे होगा। एक पहले प्रिज्म बनाएंगे और उस प्रिज्म में व्हाइट लाइट को डालेंगे। तो नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है और अच्छे से फिगर बनाते हो। तो नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है, ये वो हो गया प्रिज्म। और प्रिज्म कैसा होता है, पारदर्शी। अब इस प्रिज्म पर सूर्य के श्वेत प्रकाश को डालते हैं। तो अब यहाँ पे एक सूर्य के श्वेत प्रकाश को लेंगे वो और इस प्रिज्म से होकर गुजारेंगे। सूर्य के श्वेत प्रकाश यानी इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट, हिंदी बोलते हैं श्वेत प्रकाश। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो आप जानते हैं प्रिज्म तो पारदर्शी है और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये अपने पथ को बदलेगी और यहां से आएगी और इस 7 रंगों में बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो तो 7 रंगों में यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो पहले। 7 रंगों में यहाँ पे बांटेंगे। देखो ये 7 रंग जो है तो ये स्पष्ट यहाँ से। अब इसको एक पर्दे पर लेकर आओ, ये हो गया स्क्रीन यानी पर्दा। कह रहे हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं तथा पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो ये 7 रंगों में बढ़ गया, ये हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये एक स्पेक्ट्रम हो, यहाँ पे देखो तो ये 7 पट्टी मिली हुई किस पे, एक पर्दे पर, यानी इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ये वो स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना दिया। अब देखो ये रंग का नाम याद करो, हम याद कराए तो आपको लिखे थे VIBGYO और R। अब आप चाहे तो इसको पूरा स्पष्ट कर सकते हैं। देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग इस पर्दे पर प्राप्त हुआ और ये जो पर्दे पर प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। फिर से एक बार लास्ट बार समझेंगे कि क्या डिफिनेशन लिखवाया है। देखो ये डिफिनेशन इसी फिगर से बताएं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं तथा पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। कारण भी बताएं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, यानी वो ये सभी रंगों की चाल अलग अलग, जिसके कारण सभी रंगों में अलग अलग विचलन उत्पन्न होती है और सभी रंग क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये फाइनली एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है।
आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में कोणीय विक्षेपण कहते हैं। यानी वो हिंदी में क्या बोलेंगे, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। चलो देखते हैं कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखो डिफिनेशन यहाँ पे देखें, वो एंगुलर डिस्पर्सन का कह रहे बैगनी रंग, ध्यान करेंगे बैगनी को इंग्लिश में बोलते हैं वायलेट रंग, वो वायलेट कलर भी बोलते हैं। बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण के अंतर को ही एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन को देखेंगे, वो एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन वो इसे थीटा से डिनोट करते हैं। वह कोई क्वेश्चन करेगा कि एंगुलर डिस्पर्सन को किससे डिनोट करते हैं, तो बताएंगे इससे थीटा से डिनोट करते हैं। अब चलो इसका फिगर देखते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन में बैगनी रंग और लाल रंग के बीच का जो कोण बनाता है, तो नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है, ये हो गया वो प्रिज्म। आप जानते हैं प्रिज्म कैसा होता है, पारदर्शी। ये क्या वो प्रिज्म, देने नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है। अब कोई इस प्रिज्म पर सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश पड़ रहा है। देखो जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ेगा, तो आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ेगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण के अंतर को ही एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। तो इस सूर्य के श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ेगा तो ये 7 रंगों में बटेगा, लेकिन हम लोग को एंगल 2 से बनाना है, एक बैगनी और दूसरा लाल। अब जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब ये भी आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। देखो यहाँ पे आएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये ऊपर वाले कलर को मान लेते हैं रेड, और नीचे हम लेंगे वो यहाँ पे वो वायलेट, इसको कर देते हैं वी। आप जानते हैं अगर एक प्रकाश की किरणों को, जबकि यहाँ से इसको निकलना चाहिए ऐसे ए डॉटेड में सीधा निकलना चाहिए, लेकिन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। अब इन दोनों के कारण जो एंगल बनाता है, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, वो ए जो आप एंगल देखेंगे यहाँ पे देखो ए वायलेट कलर, इन दोनों के कारण जो एंगल बनता है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ए एंगल बन रहा है किसके कारण, रेड कलर के लिए। तो रेड कलर का ये जो एंगल है इसको लेते हैं डेल्टा आर, यानी बैग को यहाँ पे लाल रंग का विचलन कोण। ये नीचे वायलेट कलर, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पे ए कौन सा हो जाएगा, डेल्टा वी। अगर ए डेल्टा आर जो है अगर समूह कोण से ए डेल्टा आर है तो ए भी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, अंदर भी डेल्टा आर, और यहाँ पे एंगल बनाएगा क्या हुआ, तो थीटा। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है थीटा, उसी को ही एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। तो एक आपको हम रूल्स पढ़ाए थे कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग जो होता है ना, उसके भविष्य कोण के योग के बराबर होता है। जो वो यहाँ पे थीटा प्लस डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी। चलो यहाँ पे देखते हैं, वो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखेंगे वो अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग जो होता है ना, उसके भविष्य कोण के योग के बराबर होते हैं। थीटा प्लस डेल्टा लिखेंगे, इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि होगा थीटा प्लस डेल्टा आर बराबर क्या होगा, तो डेल्टा वी। देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखो डिफिनेशन में यही लिखा है कि बैगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं, जहाँ डेल्टा भी क्या है, वो बैगनी रंग का विचलन कोण, और डेल्टा आर क्या है, लाल रंग का विचलन कोण। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था कि विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है, तो प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण को किससे शोध करते हैं, ए से। लेकिन यहाँ पे रंगों का विचलन कोण निकालना है, तो यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा वी, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू वी, म्यू क्या है, वी। वो यहाँ पे आप मान रखो, तो इसका थीटा बराबर बताएंगे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी का मान वहां से रखेंगे, हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए।
वो ए बैगनी रंग के विचलन कोण के लिए, तो लाल रंग के लिए बताइए क्या होगा, तो माइनस बताओ म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, दोनों में ए कॉमन है, कॉमन लेंगे बताइए क्या हो जाएगा। इधर देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन लेने के बाद बताएं क्या, तो कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा वो यहाँ से कॉमन हो गया ए, तो हो जाएगा म्यू वी माइनस 1, और ए तो बाहर निकल गया, बचेगा क्या, देखो माइनस, तो हो जाएगा म्यू आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 इंटू ए, तो प्लस ए से माइनस ए कट गया, थीटा बराबर एक और फॉर्मूला मिल गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। यहाँ पे ध्यान देंगे एंगुलर डिस्पर्शन का एक और फॉर्मूला मिल गया कि थीटा बराबर क्या होता है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहाँ म्यू वी क्या है बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, म्यू आर क्या है लाल रंग का अपवर्तनांक है, और ए क्या है तो प्रिज्म कोण कोण है वो, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। 9 देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्पर्शन पावर। डिस्पर्शन पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो इसी को हिंदी में बोलते हैं बड़ विक्षेपण क्षमता। यानी ध्यान देंगे वो क्वेश्चन आता है फाइनली एग्जाम में कि बड़ विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। तो अभी इसके पहले हम एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ाए थे, एंगुलर डिस्पर्शन का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं, देखो उसी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, बस थोड़ा सा ये रेशियो में रहेगा। देखो वो क्या कह रहा है कि बैगनी रंग और लाल रंग के कोणीय विक्षेपण, फिर से सुनेंगे, बैगनी रंग और लाल रंग के कोणीय विक्षेपण थीटा तथा माध्य किरण का मतलब होता है पीला किरण, देखो यहाँ पे लिखे अर्थात पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को डिस्पर्शन पावर कहते हैं। फिर से सुनेंगे वो डिफिनेशन, वो क्या कह रहा है कि बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण थीटा तथा माध्य किरण, माध्य मतलब मिडिल, माध्य किरण अर्थात पीले किरण या पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को डिस्पर्शन पावर कहते हैं। डिस्पर्शन पावर को बहुत संकेत देखेंगे, लेकिन इससे ध्यान दो, इससे ओमेगा से डिनोट करते हैं। वो कोई क्वेश्चन करेगा वो ना कि ध्यान दो डिस्पर्शन पावर को किससे डिनोट करते हैं, तो किससे करेंगे ओमेगा से। अब इसका देखते हैं, इसका भी अब फिगर देखेंगे, देखो स्पष्ट इसका फिगर यहाँ पे बना दे रहे, फिगर बनाकर ना इसका फॉर्मूला साबित करना होता है, और ये फाइनली एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्शन पावर किसे कहते हैं। देखो देखेंगे, देखो नीचे के चित्र में तो एक प्रिज्म दिखलाया गया है जिस पर सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ता है। वो आप जानते हैं कि सब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, लेकिन इसमें हम लोग तीन ही को दिखाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं ना कि लाल पीले और बैगनी चाहिए। अब जब प्रकाश की किरण वो ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ए पहला कलर लेते हैं रेड, इधर देखो नीचे लेते हैं वायलेट, और बीचों बीच ले लेंगे कौन होता है येलो। अब इस प्रकाश की किरणें को अगर ये माध्यम में प्रवेश नहीं करता तो ई ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में गुजरता है, लेकिन माध्यम में प्रवेश करने के कारण क्या वो अपने पथ से विचलित हो गया। अब ये प्रकाश किरणें आई, अब इससे रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगी, ध्यान देंगे वो यहाँ पे, और तीनों जाकर पीछे जहां पे काटती हुई प्रतीत होगी, ध्यान देंगे वो यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा इसी को हम लोग सूचित करेंगे किससे, होता है ओमेगा से। ध्यान दो, याद करो पिछले क्लास में ही बताए थे, ये एंगल हो जाएगा क्या होता, याद करो क्या हुआ डेल्टा आर। ये येलो रंग का है डेल्टा वाई, और नीचे यहाँ पे जो बना है बाबू यहाँ पे दिख रहे ना, ये यहाँ पे या इसको यहाँ दिखा है, ये हो जाएगा डेल्टा वी। डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन याद करो कि बैगनी रंग और लाल रंग के कोणीय विक्षेपण थीटा, और हम अभी बताए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वो कि थीटा और क्या होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ध्यान देंगे फिगर से यह स्पष्ट है, इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि ओमेगा बराबर क्या, तो कह रहे थीटा वाई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई थीटा क्या हो एंगुलर डिस्पर्शन है, और डेल्टा वाई क्या हो बैगनी, सॉरी डेल्टा वाई क्या हो तो पीले रंग का विचलन कोण है। अब तो थीटा का कोई फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे क्या, याद करो, ये हो जाएगा रेड कलर, ये हो जाएगा येलो, और ये हो जाएगा वायलेट।
अभी इसका फॉर्मूला बताए थे आप लोग याद करो कि थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर वाई डेल्टा वाई। देखो आपको एक इक्वेशन मिल गया कि वो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे ओमेगा थीटा बाई डेल्टा वाई या डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा वी क्या है, बैगनी रंग का विचलन कोण है, डेल्टा आर क्या है, वो लाल रंग का विचलन कोण है, डेल्टा वाई क्या हो, पीले रंग का विचलन कोण है। अब आपको हम ये भी बताए थे, याद करो ना बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलो इधर दिखाते हैं कि चलो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि वो डेल्टा बराबर क्या होता है। तो डेल्टा बराबर तो आप लोग जानते होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, ए क्या है, प्रिज्म कोण, और 1 क्या है, संख्या है, डेल्टा विचलन कोण है बाबू, ए डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। अब तो यहाँ पे रंगों से संबंधित दिया, तो हम लोग पहले ना वो विचलन कोण यहाँ से लेंगे, बैगनी रंग का विचलन कोण, तो यहाँ पे अगर भी लगाएंगे डेल्टा बी, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू बी। सिमिलरली उसी प्रकार डेल्टा आर और डेल्टा वाई का निकालेंगे, इधर रख देते हैं, ध्यान देंगे। ओमेगा बराबर देखो क्या है, डेल्टा बी का फॉर्मूला रखो, यहाँ से हो जाएगा म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और बाई में क्या हो जाएगा, बाई में क्या होगा, तो हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। देखो तो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेंगे बताइए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा म्यू वी माइनस 1, यहाँ पे देखो माइनस से गुणा करेंगे म्यू आर माइनस माइनस प्लस इंटू ए। आगे बताओ यहाँ पे थोड़ा देखो तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो ए से ए कट गया, यहाँ पे देखो ए प्लस 1 से ए भी प्लस माइनस 1 क्या हो गया, कट गया। ओमेगा बराबर बताएंगे फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर और बट्टा में हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1। देखो आपको एक और डिस्पर्शन पावर का फॉर्मूला मिल गया हो कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस 1, जहाँ म्यू वी क्या है, वो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, म्यू आर क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक, और वो म्यू वाई क्या है, पीले रंग का अपवर्तनांक, और 1 क्या है, तो संख्या है। ये वो आपका था वो क्या चीज, तो डिस्पर्शन पावर का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का प्रखंडन। ध्यान देंगे वो क्वेश्चन आता है फाइनली एग्जाम में कि प्रकाश का प्रखंडन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो देखेंगे वो डिफिनेशन होता है कि जब कोई प्रकाश, ध्यान दो, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो माध्यम की अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से अवशोषित कर लेती है और फिर उसे सभी दिशाओं में फैला देती है। तो उसी घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे वो फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो माध्यम के अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से अवशोषित करती है और फिर उसे सभी दिशाओं में फैला देती है। तो उसी फैलाने की घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो एक चीज याद करो ना बाबू, हम आपको बताए हैं कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, नोट करके इसको लिख लेना है कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण लाल रंग का प्रखंडन सबसे कम होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण लाल रंग का प्रखंडन सबसे कम होता है, तथा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिस कारण उसका प्रखंडन सबसे अधिक होता है। देखो ये क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो माध्यम के अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से अवशोषित करती है। यानी वो प्रकाश की किरणें जब आएगी ना बाबू, तो सबसे पहले ये प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या करेगा ना, पहले एब्जर्व करेगा, इसको एब्जर्व मानी सोखने का काम करे। ये प्रकाश की किरणें को क्या करेगा, पहले एब्जर्व, आंशिक रूप से का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा इसको एब्जर्व करेगा और बाकी जो बचेगा उसको चारों दिशा में क्या करेगा, फैला देगा। ध्यान देंगे, ये माध्यम से होकर गुजरा, यहाँ पे एब्जर्व किया। अब देखो इससे एक अणु को निकालते हैं यहाँ से, और एक अणु को निकालकर यहाँ पे दिखाते हो। अब ये एब्जर्व करने के बाद क्या करना है, ये चारों दिशा में फैला देगा, ये प्रकाश की किरण चारों दिशा में ऐसे फैलेगी। तो इसी फैल जाने की घटना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जितना एब्जर्व करने लायक होगा एब्जर्व करेगा और बाकी प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा।
तो इस रिफ्लेक्ट करने की घटना को ही हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये ध्यान देंगे, ये स्पष्ट करें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो ये माध्यम है, किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम की अणु आने वाले प्रकाश को आंशिक रूप से अवशोषित कर लेती है, फिर उसे सभी दिशाओं में फैला देती है। तो उसी फैला देने की घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। याद कर लो, अभी हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, परंतु बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने का उसका प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, अधिक होता है।